हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। और लेकर आ गए हैं हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ व्हाट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने बायोटेक्नोलॉजी कैसे परफॉर्म किया जाता है वो सब डिटेल में देख लिया। अब हमें देखना है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है। ओके, तो डायरेक्ट आ जाते हैं यहाँ पर। थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ, दैट इज फर्स्ट इट प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब ऑफ प्योर enzyme. It creating optimum condition through engineering for a catalyst to act. Okay, and the downstream processing technology to purify the protein or organic compound, बहुत सारे प्रोटीन को प्रोड्यूस करना. Okay, so let us now learn how human being have used biotechnology to improve. Okay, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले आप हमको यहाँ ध्यान ये देना एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो लेट अस टेक अ लुक एट थ्री ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन. वन इज एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर. ठीक है, यानी कि क्या हम क्या कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में और उसके थ्रू हम एग्रीकल्चर की का मतलब यानी उसका जो फूड प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं. ठीक है ना. दूसरा हम कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसमें हम मेन्योर जो ऑर्गेनिक फॉर्म में कोई केमिकल नहीं यूज़ करते उसको यूज़ कर सकते हैं. एंड द थर्ड वन इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि जहाँ पर ये बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होगी, RDNA टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम न्यू क्रॉप ऐसी बनाएंगे जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट को बना रही है. ठीक है ना बेटा. ओके, तो तीन तरीके हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं. चलिए अब आते हैं द ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या, प्लांट का अगर हम ग्रोथ बढ़ाएंगे तो हम उसको बोलेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन. इट सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन. ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या किया था, बहुत ज़्यादा मतलब केमिकल बेस्ड भी यूज़ किया जाता है बट बहुत सारी और वेराइटीज़ यूज़ करके हमने फूड प्रोडक्शन एनहांस किया, बट हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो वो फिर भी सफिशिएंट नहीं है. So increased yield have partly been due to the use of improved crop variety, but mainly due to the use of better management practice and use of agrochemical fertilizer या pesticides. However, for farmer in the developing world, agrochemical are often too expensive. ठीक है ना. अब देखिए, हम इंक्रीज़ तो कर सकते हैं. अब जैसे एग्रोकेमिकल के थ्रू हमने इंक्रीज़ किया, बट क्या है ना कि ये जो फर्टिलाइज़र है या पेस्टिसाइड्स है ये फार्मर को बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं. एंड फर्दर इंक्रीज इन ईल्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग. अब वो बोल रहा है कि बट अगर हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग करें, कन्वेंशनल का मतलब क्या, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग करें, ये नॉर्मल हमने दो प्लांट को फ्यूज़ कराया, उससे ब्रीडिंग कराया या फिर हमने नॉर्मली किसी प्लांट को ब्रीड कराया, राइट. तो उससे जितनी भी वेराइटीज़ है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं या फिर उतनी यील्ड नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं. इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव पाथ दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो सो दैट फार्मर में ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड. ओके, तो मतलब कि एग्रोकेमिकल बेस्ड से नहीं हो सकता क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव जाता है, इवन वो बहुत हार्मफुल भी होता है, हमारी बॉडी में जाके हमें हार्म भी करता है. लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जाएं तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज़ गुड, है ना, क्वालिटी इज़ गुड, बट वो क्वांटिटी उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाता जितना हमारी डिमांड है. ओके, तो अब क्या है, अब नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. सो इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल सो दैट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरमेंट आर रिड्यूस and use of genetically modified crops is a possible solution. तो देखते हैं. Plant, bacteria, fungi, animal whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organism. याद रखना, इनमें से किसी भी कैटेगरी जिसमें भी उसकी जीन में कुछ ऑल्टरेशन किया, उसमें हमने कोई डिज़ायर जीन डाल दिया और उससे कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं GMO. सो GM प्लांट हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज. तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या क्या कर सकता है. पहला, इसके थ्रू वी कैन मेड अ क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट. इनके लिए वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, उसको टॉलरेट कर पाएंगे. इट रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड्स. पेस्ट रेजिस्टेंस जो क्रॉप है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो पेस्ट इस पर अटैक ही नहीं करेंगे तो हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इट हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. ठीक है ना. क्या होता है ना कि हार्वेस्टिंग हो जाती है, क्रॉप बन भी जाती है, उसके बाद भी बहुत सारा क्रॉप ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और वो मतलब यूजर्स के पास पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले ही वो पूरा ख़राब हो जाता है. सो वो रिड्यूस करेंगे.
and increase the efficiency of mineral uses by the plant. This prevent early exhaustion of fertility of soil, है ना. तो मिनरल यूजेस बाय प्लांट उसकी इंक्रीज करेंगे एफिशिएंसी को, है ना, और सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी. इट एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड लाइक विटामिन ए रिच राइस वी कैन प्रोड्यूस, क्योंकि राइस में विटामिन ए नहीं होता है और जो लोग टोटली राइस पे डिपेंड करते हैं उनमें विटामिन ए की कमी होने से उनमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है. तो हम ऐसा राइस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो विटामिन ए रिच होगा. ओके, तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम जीएमओ के थ्रू कर सकते हैं. ओके, या फिर आप बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू वी कैन प्रोड्यूस. ओके, तो यानी बहुत बेनिफिट कर रहा है ये. So in addition to these uses, GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industry in the form of starches, fuel and pharmaceuticals. Some of the application of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest-resistant plant, which could decrease the amount of pesticides used, है ना. तो हम ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करें जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो गए, तो पेस्टिसाइड्स का यूज़ ही नहीं करना पड़ेगा हमें. Like for example, Bt toxin is produced by a bacterium called Bacillus thuringiensis. Okay, Bt for short. Okay, see Bacillus thuringiensis is not good, right? वो क्या है, एक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है. Now Bt toxin gene has been cloned from the bacteria and been expressed in plant to produce the resistance to insect without the need for insecticides. अब इसका यूज़ कैसे किया जा रहा है? बैसिलस thuringiensis, उसके थ्रू हम ये बीटी जीन को आइसोलेट करते हैं. ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. ये प्लांट के लिए नहीं प्रोड्यूस करा, ये पर्टिकुलरली इंसेक्ट के लिए होता है. तो हम प्लांट में उसको डाल देंगे और इंसेक्ट के लिए वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे, वो इंसेक्ट को अटैक करने ही नहीं देंगे. इंसेक्ट अटैक करेगा तो हैंड टू हैंड उसको डाइजेस्ट कर देंगे. ओके, इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायो पेस्टिसाइड. सो इस तरह से हम क्या बना रहे हैं, एक बायो पेस्टिसाइड बना रहे हैं. एक्चुअल में जो इंसेक्टिसाइड्स या केमिकल वाले पेस्टिसाइड्स उनकी ज़रूरत नहीं होती है. So examples like BT cotton, BT corn, BT rice, tomato, potato, soybean, जिसके अंदर भी BT जीन डाला वो BT नाम हो जाएगा. ओके, so let's take example of BT cotton. Some strains of Bacillus thuringiensis. एक तो ना BT का फुल फॉर्म प्लीज़ ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आपका बन जाता है. ठीक है बेटा. Now they produce protein that kill certain insects such as Lepidopteran. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है. किस किस के अगेंस्ट ये टॉलरेंस शो करता है? लेपिडोप्टेरन, जिसमें आ जाता है टोबैको बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म, एंड कॉलियोप्टेरन जिसके अंदर आ जाता है बीटल, डिप्टेरन जिसके अंदर आ जाता है फ्लाइज, मॉस्किटो. ये सब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है ना, ये सब कुछ. ओके, ये सब ध्यान रखना है. Now, Bacillus thuringiensis form protein crystal during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxic insecticidal protein. Okay, ये एक्चुअली एक प्रोटीन है जो इंसेक्टिसाइडल है, जो टॉक्सिन की तरह बिहेव करता है. Why does this toxin not killed the bacillus? तो खुद को किल क्यों नहीं करता? मतलब Bacillus thuringiensis ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है तो बैसिलस को ही क्यों किल नहीं करता? Actually, the Bt toxin protein exists as inactive protoxin. But once an insect injects the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of gut, which solubilize the crystals. समझ में आया? अब देखिए, ये एक इंसेक्ट है, ठीक है ना. जब ये इसकी गट है. ओके, जब ये किसी लीफ को खाता है, ओके, तो अब प्लांट है ना, उसके अंदर बीटी जीन डाल दिया तो प्लांट खुद ही ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करने लग जाएगा. ओके, तो बीटी जो जीन है ये खुद वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा. ये टॉक्सिन जब इस खाएगा तो ये टॉक्सिन उसकी गट में जाएगा. नाउ इस इंसेक्ट की गट कैसी होती है? इट इज़ एल्कलाइन गट. ठीक है, एल्कलाइन गट की वजह से ही जो ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में, यानी कि अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, अभी ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, पहले ये इनएक्टिव है and now it has become the active due to the alkaline atmosphere. and ये क्या करता है, इसमें जगह पोर्स क्रिएट कर देता है. इसकी पूरी गट की एपिडर्मल जो लेयर है उसमें पोर्स क्रिएट कर देता है. पोर्स क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, इसमें वाटर एंटर करने लगता है. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर स्टार्ट एंटरिंग इनसाइड दिस गट, और एकदम से क्या हो जाती है, इसकी पूरी गट ब्लास्ट हो जाती है. एंड दिस इज हाउ द इंसेक्ट डाई. आई बात समझ में, है ना. तो दिस इज हाउ इट वर्क. तो ये खुद को अटैक क्यों नहीं करता? क्योंकि खुद में एल्कलाइन पीएच ऐसा कुछ वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है. इंसेक्ट में जैसे ही जाता है एल्कलाइन पीएच की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है, खुद में ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है.
So the activated toxin bind to the surface of midgut epithelium and create pore that cause cell swelling and lysine and eventually cause the death of insects. समझ में आया? Specific Bt toxin gene were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton. The choice of gene depend upon the crop and target pest, as most Bt toxin are insect group specific. ठीक है ना? तो डिपेंड करता है किस तरह का पेस्ट है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग, है ना. सो द टॉक्सिन इज कोडेड. अभी भाई आ जाता है कि भाई कौन सा जीन है जो इसको कोड करता है. तो इट इज कोडेड बाय अ जीन विच इज कॉल्ड द क्राई जीन. हम इसको क्या बोलते हैं? क्राई जीन. और ये क्राई जीन ही जो टॉक्सिन बनाता है उसको हम बोलते हैं क्राई क्रिस्टल्स. ठीक है. अब क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है? पहला तो यही हो गया, क्राई जीन, है ना. So there are a number of them. For example, the protein encoded by the gene Cry1AC and Cry2AB control the cotton bollworm and that of Cry1AB control the corn borer. तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ. क्राई है ना, इस जीन के दो फॉर्म हैं. एक है Cry1AC एंड Cry2AB. और देखिए AB का 2 यहाँ आ गया तो यहाँ पर है Cry1AB. ठीक है. अब ध्यान रखिए, देखिए दो नाम है, बड़ा हो गया नाम. मैं जैसा लर्न करती हूँ मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ. दो नाम बड़े हो गए तो ये किसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है? कॉटन बॉल वॉर्म, बड़ा नाम हो गया. ओके. और ये कॉर्न बोरर, थोड़ा सा छोटा नाम हो गया. दिस इज हाउ आई यूज टू लर्न दिस वन. ओके. तो ये जो है ना, ये दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना. इसको अच्छे से ध्यान रखना है. ये जीन के टाइप है अलग अलग, जो अलग अलग तरह के इंसेक्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करता है. आई बात समझ में? ठीक है. चलें, तो ये एक डायग्राम आपको दे ही रखा है. हाँ, चलिए अभी नेक्स्ट 1 मिनट, हाँ, एग्रीकल्चर वाला कर लेते हैं. नेक्स्ट है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. एक और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट. तो इसमें कौन सा पेस्ट है? निमेटोड. ओके. इट इज़ अ पैरासाइट्स अ वाइडली वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग. अ निमेटोड कौन सा वाला? मेलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना. निमेटोड का क्या नाम है? मेलॉइडी गाइनी इनकॉग्निशिया. इट इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड कॉज अ ग्रेट रिडक्शन इन द ईल्ड. उसकी ईल्ड में रिडक्शन कर देता है. किसको करता है? टोबैको प्लांट. और कौन से पार्ट पर करता है? रूट पे करता है, याद रखना. अ नोवेल स्ट्रैटेजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट दिस इन्फेस्टेशन विच वॉज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ RNA इंटरफेरेंस. ये किस पे बेस्ड है? RNA इंटरफेरेंस पे बेस्ड है. अब RNA इंटरफेरेंस होता क्या है? देखिए इसमें किया क्या जाता है, मैं आपको जस्ट ऐसा बता देती हूँ. जो भी निमेटोड, जो भी कॉजिंग एजेंट है ना, जो भी है, तो उस निमेटोड का जो भी mRNA होता है, उस mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री क्या सिंथेसाइज किया जाता है? लैब में सिंथेसाइज किया जाता है. डबल स्टैंडर्ड RNA सिंथेसाइज किया जाता है. ठीक है. सेंस एंटीसेंस दोनों स्टैंड सिंथेसाइज किए जाते हैं और वो डबल स्टैंडर्ड. ओके. और इस डबल स्टैंडर्ड RNA को प्लांट के अंदर डाल दिया जाता है. जब ये निमेटोड इस प्लांट पे अटैक करता है तो ये डबल स्टैंडर्ड RNA जाता है, निमेटोड की बॉडी में पहुंच जाता है. अब ये डबल स्टैंडर्ड RNA को सिर्फ एक ही चीज़ पता है, ये जाएगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री mRNA को फाइंड आउट करेगा और वहाँ जाके उसको चॉप कर देगा. क्या कर देगा? चॉप कर देगा. कौन कर देगा? डबल स्टैंडर्ड RNA. तो एक एक्ट लाइक अ नाइफ जो जाता है और mRNA को चॉप कर देता है निमेटोड. निमेटोड का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, निमेटोड वहीं पे ही डाई हो जाता है, या उसका फर्दर कॉजिंग एजेंट या जो भी प्रोटीन है या जो भी चीज़ है जो ये कॉज कर रही है डिजीज़, वो प्रोटीन ही नहीं बनेगा क्योंकि एक्सप्रेशन ही स्टॉप हो गया, क्योंकि mRNA को उसने पूरा कट कर दिया. समझ आया? चलिए अभी से रीड करते हैं. सो RNA इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. This method involves silencing of a specific mRNA due to a complementary double standard RNA molecule that bind to and prevent the translation of mRNA. मतलब साइलेंस कर दिया mRNA को, भाई प्रिवेंट कर दिया, उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा और उसको कट कर डाला. The source of this complementary RNA could be from an infection by virus having RNA genome or mobile genetic
एलिमेंट विच इज़ कॉल्ड ट्रांसपोजोन दैट रेप्लिकेट वाई एंड RNA इंटरमीडिएट। ये सोर्स बता रहे हैं कि इस डबल स्टैंडर्ड RNA का, ये कॉम्प्लीमेंट्री RNA जो है, इसका क्या सोर्स हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सोर्स इसका हो सकता है। ओके, now using agrobacterium vector, nematode specific genes were introduced into the host plant. The introduction of DNA was such that it produced both sense and antisense RNA in the host cell, है ना। मतलब क्या किया, DNA डाल दिया उसने, सेंस एंटीसेंस RNA दोनों निकाले, एंड दीज टू RNA being complementary to each other form a double standard RNA that initiate RNA interference and thus silence the specific mRNA of the nematode. The consequence was that the parasite could not survive in a transgenic host expressing specific interfering RNA. The transgenic plant therefore got itself protected from the parasite. खुद ही वो एक्ट करने लगे एज अ पेस्टिसाइड की तरह, मतलब लाइक खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको रूट्स दे रखा है ना, रूट्स जिसमें ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे बता रखा है कि रूट्स ऑफ अ टिपिकल कंट्रोल प्लांट एंड ट्रांसजेनिक प्लांट रूट 5 days आफ्टर डेलिबरेटली इन्फेक्शन ऑफ नेमेटोड। तो देखिए रूट कैसी हो गई, खराब हो गई है, बट प्रोटेक्टेड थ्रू नोवल मैकेनिज्म। तो इस मैकेनिज्म के थ्रू हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, क्वेश्चन जहाँ फ्रेम हो सकता है वो मैंने आपको बता ही दिया है, ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि मेडिकल के फील्ड में इस बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ तक पढ़िए अच्छे से, कोई भी डाउट आएगा तो मुझे फर्दर इसके बारे में पूछना, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।